जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। उम्मीद है कि ये सीरीज भी आप लोगों को पसंद आएगी। जैसे कि आप लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास को और मध्यकालीन भारत के इतिहास को प्यार दिया, उसी तरह से इस सीरीज को भी आप लोग प्यार देंगे और इससे आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, 18वीं सदी का भारत। जब हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास का लास्ट वीडियो देखा था तो उसमें हम लोगों ने औरंगजेब को समझा था। औरंगजेब मुगल वंश का प्रतापी शासक था। उसके बाद जितने भी मुगल शासक आते हैं वे उत्तर मुगल काल के तहत गिने जाते हैं और उनके द्वारा बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया जाता है और मुगल वंश का पूरी तरह से पतन हो जाता है। तो जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो जहां पर छोड़ा था औरंगजेब की मृत्यु से, वहीं से आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू करने वाले हैं। उस समय 18वीं सदी स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोग देखेंगे 18वीं सदी का भारत और उसके तहत आज हम लोग मुगल वंश का पतन और उत्तर मुगल काल को एक ही वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसके बाद बैक टू बैक क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी और पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग 10 से 15 लेक्चर में कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आप लोग पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम लोग समझने वाले हैं मुगल वंश का पतन क्यों हुआ। पतन का मतलब यह है कि उसके जो शासक थे, जो उनका प्रभाव था, पूरी तरह से छीण कैसे हो गया। इतने प्रतापी और साम्राज्यवादी शासक मुगल वंश में आए और आगे चलकर उनका अचानक से विनाश हो जाना, ये अगर इतिहास के तौर पर देखें तो बहुत बड़ी घटना थी। क्यों हुआ, यही सारी चीजें हम लोग पतन के तहत देखेंगे। उसके बाद उत्तर मुगल काल में कुल 11 शासक आते हैं, उन्हें भी हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी माध्यम से करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, 18वीं सदी का भारत है। इसके पहले हम लोगों ने मुगल वंश को समझा था और मुगल वंश के अंतिम प्रतापी शासक औरंगजेब को समझा था। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, तो मार्च में होती है 1707 में। इसका पतन वहीं से शुरू हो जाता है मुगल वंश का। मुगल वंश का पतन होने से पहले हम लोग उसके पहले के शासकों के बारे में थोड़ा, जो प्रवर्ती शासक थे उनको समझते हैं। देखिए, मेरी बातों को सुनिएगा आप लोग। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें मुगल वंश की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को 1526 में बाबर पराजित कर देता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का प्रभुत्व समाप्त होता है और एक नया राजवंश आता है, मुगल वंश। मुगल वंश की स्थापना बाबर करता है। तो बाबर को बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है। 1526 में वह क्या करता है, स्थापना करता है मुगल वंश की। 3-4 युद्ध लड़ता है, उसके बाद 30 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसे ज्यादा समय मिला नहीं। फिर हुमायूं आ जाता है। हुमायूं के टाइम पीरियड में आप लोगों ने देखा था, मैंने सब कुछ बताया है आपको, कि वह ज्यादातर लोगों से उलझा ही रह गया। शेर शाह सूरी के प्रभाव से वह प्रभावित रहा, तो वह भी साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सका। आगे चल के हुमायूं के बाद उसका पुत्र आता है अकबर। जब अकबर शासक बनता है तो वह साम्राज्य का विस्तार करता है। एटलीस्ट वह दक्षिण भारत तक भी मुगल वंश के साम्राज्य को लेकर जाता है। सहिष्णुता की नीति भी अपनाता है। बहुत सारे लोग उसे इस्लाम का विरोधी भी मानते हैं। बहुत सारे बदलाव उसने किए, लेकिन उसका शासनकाल थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसने बहुत सारी चीजों का विस्तार किया और साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक किया। उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर आता है। तो जहांगीर आप सबको पता है चित्रकला का प्रेमी था, तो वह भी ज्यादातर साम्राज्य का विस्तार नहीं करता है, युद्ध वगैरह बहुत कम लड़ता है। उसके बाद जब उसका पुत्र शाहजहां आता है तो शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का युग कहते हैं। बहुत बड़े बड़े भवन का निर्माण करवाया, बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाया, लेकिन उसने भी साम्राज्य का विस्तार उतना नहीं किया, केवल अकबर ने किया। उसके बाद जब शाहजहां का पुत्र औरंगजेब आता है तो औरंगजेब भी अकबर की नीतियों को अपनाता है और पूरी तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मुगल वंश को वह स्थापित कर देता है। लेकिन जब सर इस तरह से प्रशासन आया, ऐसे बैक टू बैक शासक आए, उन्होंने बदलाव भी किए और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, तो इनका पतन कैसे हुआ। देखिए, जो औरंगजेब था, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि उसने हमेशा से शरिया के आधार पर कानून लागू करने का प्रयास किया। वो एक शासक की तरह सहिष्णु कभी नहीं रहा। वो हमेशा असहिष्णुता की नीति अपनाया और गैर मुस्लिमों के साथ वह हमेशा गलत रूप से व्यवहार करता आया, असहिष्णु रहा।
इस्लाम के आधार पर, शरिया के आधार पर शासन करना चाहा। तो अगर मुगल वंश के पतन की हम लोग बात करें तो जब तक औरंगजेब सत्ता में था तो पूरे भारत में वह अपने साम्राज्य को विस्तारित कर चुका था। तो जो अड़ोस पड़ोस के राज्य थे उनके ईर्ष्या का भी विषय बन चुका था मुगल वंश। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसकी नीतियां जो हैं गैर मुस्लिमों के अपेक्षाकृत गलत रही, उनके लिए सही नहीं रही। इसने जैसे कि आप सबको पता है जजिया कर भी शुरू कर दिया था, लोगों से टैक्स भी बहुत ज्यादा वसूलता था, हिंदू मंदिरों को तुड़वाना शुरू कर दिया था औरंगजेब ने। मतलब एक तरह से देखें तो क्रूर शासन कह सकते हैं गैर मुस्लिमों के लिए, शरिया के आधार पर शासन करने का इसने प्रयास किया। उसके बाद क्या होता है कि इसका जो दरबार है, दरबार में गुट बनने लग जाते हैं, षड्यंत्र होने लगते हैं। जब देखिए कोई भी सत्ता अचानक से गिरने लगती है ना तो उसमें बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है तो इसके जो उत्तराधिकारी थे वे आपस में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि गद्दी के लिए या फिर राज्याभिषेक के लिए कोई नीति नहीं थी मुगल वंश में कि बड़ा पुत्र ही शासक बनेगा या छोटा पुत्र शासक बनेगा। वे आपस में संघर्ष करते हैं, जिसे क्या कहा जाता था कि सत्ता के लिए संघर्ष बोला जाता था। ठीक है, तो उस तरह से अगर हम देखें जैसे औरंगजेब ने भी अपने भाइयों को मारकर सत्ता संभाली थी, उसी तरह से औरंगजेब के 5 पुत्र थे, लेकिन उसके शासनकाल के समय 2 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। 3 पुत्र उसके बच्चे थे। कौन कौन से? मोहम्मद आजम और मोहम्मद मुअज्जम और कामबख्श। तीनों में सत्ता के लिए संघर्ष होता है, जिसमें मुअज्जम विजयी होता है और वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी संभालता है। तो इस तरह से उसके उत्तराधिकारी भी योग्य नहीं रहे, साथ ही साथ उसकी नीतियां कठोर रहीं, सैनिक व्यवस्था भी इनकी अच्छी खासी नहीं थी मुगलों की, क्योंकि आप लोग देखें तो उसमें जो पुर्तगाली भारत में आए हुए थे उनकी जो सेना थी उनके पास अच्छी खासी नौसेना भी थी। इसके पास सेना तो थी लेकिन इसका आधुनिकीकरण नहीं हुआ था। इनके पास अच्छे और कुशल नेवी इनके पास नहीं थी, जल सेना इनके पास नहीं थी। इनकी वित्तीय स्थिति भी कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि शाहजहां ने बहुत बड़े बड़े निर्माण करवा दिए थे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिस वजह से मुगल वंश का पतन होने लग गया। तो यही सारी चीजें हम लोग समझेंगे। उम्मीद है कि आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर इसका समझ गए होंगे। चलिए बोर्ड पर आते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। मुगल वंश का पतन तथा उत्तर मुगल काल, ये 18वीं सदी का भारत है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। ठीक है, आइए समझते हैं पतन के कारण क्या रहे। औरंगजेब की नीतियां, मैंने आप लोगों को बताया कि औरंगजेब की जो नीति थी असहिष्णु नीति थी। हिंदुओं या फिर गैर मुस्लिमों के साथ वह किसी भी तरह की सहिष्णुता नहीं दिखाता था। अयोग्य उत्तराधिकारी, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। दरबार में षड्यंत्र होने लगे, गुटबंदी होने लगी, लोग अपने आप को ऊपर मानने का प्रयास करने लग गए। शासक, आपको मैं बता दूं आगे चल के क्या होता है ना कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो बहुत सारे गुट वहां पर बन जाते हैं, दल बन जाते हैं, जैसे ईरानी दल, नूरानी दल, अफगानी दल और हिंदुस्तानी दल। ये 4 दल फेमस हैं। अभी आगे मैं आप लोगों से बात करूंगा। जुल्फिकार खान भी आएगा, चिनकिलिस खान भी आएगा, सैयद बंधु आएंगे। आगे चल के सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा गया, जो उत्तर मुगल काल में बादशाह बनाने लग गए। सबका इतिहास हम लोग समझेंगे। यूपीएससी में यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, षड्यंत्र और गुटबंदी होने लगी, वित्तीय स्थिति कमजोर हो ही चुकी थी। सॉरी, मैंने आपको बताया वित्तीय स्थिति कमजोर थी। सेना भी अकुशल रही, क्योंकि इनके पास अच्छी खासी नौसेना नहीं थी। नादिर शाह का भी आक्रमण होता है और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो जाता है। तो कब होता है? शाह आलम द्वितीय के टाइम पीरियड में। या फिर बात करें तो कौन था वहां शासक? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय यह दोनों अटैक करते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला इनसे युद्ध भी करता है, लेकिन वह पराजित हो जाता है। तो बाहरी आक्रमण, अकुशल सेना, वित्तीय स्थिति, षड्यंत्र, गुटबंदी, अयोग्य उत्तराधिकारी, औरंगजेब की नीतियां, ये सब मुगल वंश के पतन के मुख्य कारणों में से रहे। ठीक, तो इस तरह से उसका पतन होने लग गया। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर मुगल काल के बारे में। उत्तर मुगल काल का मतलब यह है कि जहां से मुगल वंश का विघटन शुरू हो जाता है। अगर आपसे प्रश्न बने कि मुगल वंश का विघटन या फिर पतन सबसे तीव्र गति से किस शासक के समय हुआ, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ। लास्ट में देखेंगे, लास्ट तक रहिए। इतने सारे आप लोगों को यहां से एडजेक्टिव मिलने वाले हैं, इतने फैक्ट मिलेंगे कि इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा उत्तर मुगल काल और मुगल वंश के पतन के बारे में। ठीक, उत्तर मुगल काल की बात करें, मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उसके 3 पुत्र उस समय जीवित रहते हैं।
मोहम्मद मुअज्जम जो काबुल का सूबेदार था, मोहम्मद आजम जो गुजरात का सूबेदार था, और मोहम्मद काम बख्श जो बीजापुर का सरदार था। ठीक है, तो होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि उत्तराधिकार का कोई नियम तो था नहीं मुगल वंश में, तो ये आपस में लड़ने लग गए। तो 1707 ईस्वी में जून के महीने में एक युद्ध होता है, बहुत फेमस युद्ध है, जाजऊ का युद्ध या जाजाऊ का युद्ध बोलते हैं उसे। आपके आगरा और धौलपुर के करीब यह पड़ता है। यहीं पर मोहम्मद मुअज्जम और मोहम्मद आजम के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, जिसे जाजऊ का युद्ध कहा गया। और इस युद्ध में मुअज्जम आजम को पराजित कर देता है और उसके बाद वह मुगल वंश का अगला बादशाह बन जाता है। वो मुअज्जम आगे चल के 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी को संभालता है। ठीक, तो जाजऊ का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे हाईलाइट करके लिख लेंगे। ठीक, कब हुआ था? 1707 में। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद मुअज्जम और मोहम्मद आजम। विजयी कौन हुआ था? तो मोहम्मद मुअज्जम जो काबुल का सूबेदार था। ठीक, उसके बाद यही मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी को संभालता है। तो उत्तर मुगल काल का पहला शासक कौन था? बहादुर शाह प्रथम, जिसका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद मुअज्जम। ठीक है, 1707 में शासक बनेगा, 1712 ईस्वी तक यह शासन करेगा और 10वें गुरु गोविंद सिंह को यह उच्च मनसब प्रदान करता है। जैसा कि आप सबको पता है, कल के वीडियो मैंने बताया था कि जो सिख थे, मुगलों का सिखों के साथ अच्छा संबंध नहीं था, हमेशा विरोधाभास की नीति उनके साथ रही। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जो सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनकी हत्या जहांगीर ने कर दी थी। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र उसका पुत्र जो खुसरो था, जब वह उत्तराधिकार के लिए विद्रोह कर देता है तो उसका साथ 5वें गुरु अर्जुन देव देते हैं। तो जहांगीर सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर देता है। उसके बाद आपने देखा कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर की हत्या जहांगीर करवा देता है। उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं अपनाते हैं। तो औरंगजेब 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर देता है। लेकिन औरंगजेब की जो नीति थी असहिष्णु, उसका पुत्र जब बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है तो उसकी नीति को पूरी तरह से पलट देता है, लोगों के साथ मेल मिलाप की नीति को अपनाता है, कूटनीति भी यूज करेगा, आगे आप लोग देखेंगे। तो यह मेल मिलाप के लिए सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह को उच्च मनसब प्रदान किया। मनसब का मतलब क्या होता है? पद, ओहदा या फिर रैंक। मैंने आप लोगों को बताया मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो अकबर ने शुरू की थी मुगल वंश में। ठीक, जात और सवार के नाम से मनसब दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया था। उस समय बहुत बड़ा माना जाता है। ठीक, लेकिन किसी कारणवश आगे चल के गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो सिख धर्म का जो अगला नेता आता है उसका नाम है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने क्या किया कि पंजाब में विद्रोह कर दिया बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ। ठीक है, जब यह विद्रोह करता है तो फरवरी 1712 ईस्वी में बादशाह अर्थात बहादुर शाह प्रथम का युद्ध होता है। किससे? बंदा बहादुर से, अर्थात सिखों से। उसी में इसकी मृत्यु हो जाती है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। अब आप लोग देखिए कि इसने सिखों के साथ सहिष्णुता की नीति अपनाई, उनको क्या किया? साथ में लेके चलने का प्रयास किया। 10वें गुरु और गोविंद सिंह को उसने उच्च मनसब प्रदान किया। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो जो अगला सिख नेता आया बंदा बहादुर, उसने विद्रोह कर दिया। अब यहाँ ये देखेंगे आप लोग कि ये बंदा बहादुर सिर्फ विद्रोह किया है और बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो रही है, लेकिन बंदा बहादुर अभी जीवित है, विद्रोह किया हुआ है। लेकिन मरने से पहले बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया? साहू को इसने आजाद कर दिया। अब ये साहू कौन है सर? कल के वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके पुत्र थे संभाजी महाराज, और संभाजी महाराज के पुत्र थे साहू। संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाने के बाद साहू को उसने कैद कर लिया था। किसने? औरंगजेब ने। लेकिन जब यह सहिष्णुता की नीति अपनाता है बहादुर शाह प्रथम, तो यह साहू को छोड़ देता है। छोड़ता भी इस वजह से है कि ये लोग आपस में लड़े। देखिए, कूटनीति अपनाया था उसने, बहादुर शाह प्रथम ने कूटनीति अपनाया। उसने जैसे ही इन्हें छोड़ा साहू को, तो साहू कहां पर गए? आप सबको पता है मराठा सरदार थे। तो जब साहू गए अपने साम्राज्य में, तो वहां इनकी जो चाची थी ताराबाई, राजा राम की पत्नी थी ताराबाई, उन्होंने अपने 3 वर्ष के पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठा दिया था।
लेकिन ये स्वयं संभाजी महाराज के पुत्र थे। जब वहां गए तो ताराबाई से इनका युद्ध हो जाता है, किसके लिए? उत्तराधिकार के लिए, तो जिसमें ये विजयी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहादुर शाह प्रथम ने मराठों को आपस में लड़ाने का भी प्रयास किया, उनसे अच्छी सहिष्णुता की नीति अपना के अपनी तरफ मिलाया और उन्हें आपस में लड़ाने का प्रयास इसने किया। ठीक, और इसे एक उपाधि दी गई थी, साहे बेखबर। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, आगे चल के अभी देखेंगे। जैसे फर्रुख सियर को लंपट मूर्ख कहा जाता है, आगे चल के गीदड़ शायर और गीदड़ शायर भी कहा जाता है, कायर भी कहा जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। तो बहुत सारे बादशाहों को उपाधियां दी गई थी, यूपीएससी पूछता है। ठीक, तो बहादुर शाह प्रथम का कायाकल्प यहां पर हो जाता है। 1707 से 12 तक यह शासन करता है। अगर आपसे प्रश्न बने कि मुगल वंश में सबसे ज्यादा उम्र दराज शासक कौन था, तो यही था बहादुर शाह प्रथम। 63 वर्ष की उम्र में शासक बना था। ये सारे पॉइंट थे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके 4 पुत्र थे, उन चारों पुत्रों में भी सत्ता के लिए संघर्ष होता है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें जहांदार शाह विजयी हो जाता है। लेकिन इसका सहयोग कौन करता है? ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान ने। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आगे चल के दल आप लोगों को मिलेंगे। ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान ने किसका सहयोग किया? जहांदार शाह का, और 712 ईस्वी में इसे गद्दी पर बिठा दिया, बादशाह बना दिया। किसने? जुल्फिकार खान ने। कौन था? तो यह ईरानी दल का नेता था। सर, ईरानी दल क्या है? मैंने आपको बताया कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद वहां गुटबंदी होने लगी, षड्यंत्र होने लगे। तो उस दरबार में 4 तरह के लोग रहते थे, 4 दल रहते थे। एक ईरानी दल, एक नूरानी दल, एक अफगानी दल और एक हिंदुस्तानी दल था। आगे चल के जब सैयद बंधु अभी मिलेंगे आपको, तो वो सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ठीक, तो ईरानी दल के नेता ने, जिसका नाम जुल्फिकार था, जहांदार शाह को इसने बादशाह नियुक्त कर दिया। 712 से 713 केवल 1 वर्ष तक यह शासन करेगा। इसने मराठों से मित्रता रखी और आमेर के राजा जय सिंह को इसने मिर्जा राजा की उपाधि दी। यह प्रश्न बनता है कि आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वह था उत्तर मुगल काल का शासक जहांदार शाह। ठीक है, इसने साहू वही जिसको औरंगजेब ने कैद किया, बहादुर शाह प्रथम ने छोड़ा और वह जाकर शासक बनता है, मराठों का राजा बनता है। तो साहू को इसने दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के लिए आदेश देता है या फिर उन्हें छूट देता है। सर, चौथ और सरदेशमुखी क्या है? ये जो मराठा होते थे ना, ये कर वसूलते थे। उपज के 1/4 भाग को यह चौथ के रूप में लेते थे और सरदेशमुखी का मतलब है 1/10वां भाग। और ये चौथ वहां से लिया जाता था जहां मराठों का डायरेक्ट क्या था? प्रभुत्व था, अधिकार था। और ये अपने पड़ोसियों से लेते थे सरदेशमुखी। ठीक, सॉरी। आगे चल के राजस्व वसूली के लिए इसने इजारा व्यवस्था की नींव रखी। देखिए, ऐसे प्रश्न बनते हैं। मैंने क्या बताया? मनसबदारी प्रथा कौन चलाया था? तो अकबर। लेकिन इजारा व्यवस्था किसने चलाया था? जहांदार शाह ने। इजारा व्यवस्था जहांदार शाह ने चलाया। और कहां के राजा? आमेर के राजा जय सिंह को इसने मिर्जा राजा की उपाधि दी। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, राजस्व के वसूली में इसने इजारा व्यवस्था लाया। इजारा व्यवस्था क्या है सर? जैसे आप लोग देखते हैं कि कहीं पर स्टैंड वगैरह अगर होता, जैसे बाइक का स्टैंड हो गया, कार का स्टैंड हो गया, तो वहां पर जो स्टैंड का पर्ची बनती है आप लोगों के लिए, तो वो गवर्नमेंट तो वसूल करती नहीं है, वह क्या करती है? बोली लगाती है कि आप में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमें ज्यादा पैसे देकर इसका ठेका लेगा और यहां से वसूली करेगा। तो उसी तरह से यहां पर भी ठेके की व्यवस्था चली राजस्व वसूलने के लिए कि जो हमें सबसे ज्यादा पैसा भुगतान करेगा मैं उसे दूंगा, आप अपने मर्जी से चाहे जितना वसूल करिए। तो राजस्व की वसूली के लिए इसने इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। इसे एक उपाधि दी गई लंपट मूर्ख की। किसे? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया। ठीक, तो ये पॉइंट नोट करिएगा। 1713 में इसका भतीजा था फर्रुख सियर सॉरी, इसने हत्या कर दी। जहांदार शाह का भतीजा था फर्रुख सियर, जिसने 1713 ईस्वी में जहांदार शाह की हत्या कर दी। अब इसकी हत्या करवाने में किसका हाथ था? तो सैयद बंधुओं का था। अब आता है उन 2 भाइयों का रोल मुगल वंश में जो किंग मेकर के नाम से जाने गए। आगे चलकर बैक टू बैक इन्होंने
4 मुगल बादशाह बनाए थे, हम लोग समझेंगे। ये क्या थे? सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखसियर ने 1713 में जहांदार शाह की हत्या कर दी। अब फर्रुखसियर शासक बनता है, बादशाह बनता है, 1713 से 1719 तक यह शासन करता है। जो सैयद बंधुओं थे उनमें एक भाई का नाम अब्दुल्ला था सॉरी, तेज बोलने की वजह से खांसी आ रही है, 1 मिनट। चलिए, अब्दुल्ला सैयद बंधुओं में जो पहला भाई था उसका नाम अब्दुल्ला था, जिसे वजीर का पोस्ट दिया। हुसैन अली खां दूसरा भाई था, जिसे मीर बख्शी का इसने पोस्ट दिया। किसने? फर्रुखसियर ने। देखिए, आप सबको पता है, अगर मैं आप लोगों में से किसी एक को शासक बनाने, देखिए सोचिए, अगर मैं आप लोगों की कोई हेल्प करूं, आपको मैं शासक बना दूं, तो जायज़ सी बात है कि आप मेरी वजह से शासक बने हैं तो आप मुझे उच्च पद देंगे। तो यही उस समय भी हुआ। क्या हुआ कि जो सैयद बंधु थे वे 2 सगे भाई थे, अब्दुल्ला और हुसैन अली खां। इन्हीं दोनों की बदौलत फर्रुखसियर शासक बना है। तो उसने उस समय के सबसे बड़े पोस्ट, वजीर का पोस्ट, एक भाई को दिया अब्दुल्ला को, और दूसरे भाई हुसैन अली खां को इसने मीर बख्शी का पोस्ट दिया। किसने? फर्रुखसियर ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, 1707 ईस्वी में अंग्रेजों को यह एक बहुत बड़ी व्यापारिक छूट प्रदान करता है। कौन? फर्रुखसियर। देखिए, 1717 ईस्वी में, माफ करिएगा, 1717 ईस्वी में ब्रिटिश का एक प्रतिनिधि मंडल मुगल वंश के बादशाह के राज दरबार में आता है व्यापारिक छूट लेने के लिए। उसी समय क्या होता है कि ये जो फर्रुखसियर था वह बहुत ही लाइलाज बीमारी से ग्रसित था, इसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा था। तो जो प्रतिनिधि मंडल आया था ब्रिटिश का, उसी में एक क्या था? सर्जन था, डॉक्टर था, जिसका नाम क्या था? विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन ने क्या किया कि फर्रुखसियर की उस लाइलाज बीमारी को उसने सही कर दिया। तो इससे खुश होकर फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल और सूरत में व्यापारिक छूट प्रदान की, और इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। क्यों? क्योंकि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा दिए गए व्यापारिक छूट को। यूपीएससी में प्रश्न यह बन चुका है और बन भी सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जब, क्या नाम था इसका, फर्रुखसियर बीमार था लाइलाज बीमारी से, तो उसी प्रतिनिधि मंडल में एक सर्जन था, जो ब्रिटिश का प्रतिनिधि मंडल आया था, विलियम हैमिल्टन ने इसे सही किया। तो इसने क्या किया? पूरी तरह से उन्हें व्यापारिक छूट प्रदान कर दी सूरत और बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो ये 2 भाई थे सैयद बंधु, फर्रुखसियर को लगता है कि ये दोनों सत्ता में ज्यादा काबिज हो गए, कल को मेरे लिए खतरा ना हो जाए, तो इन्हीं सैयद बंधुओं के खिलाफ फर्रुखसियर षड्यंत्र करने लग जाता है। लेकिन इसकी भनक लग जाती है सैयद बंधुओं को, और फर्रुखसियर षड्यंत्र कर पाता उसके पहले ही सैयद बंधुओं ने क्या किया कि मराठा के उसमें जो पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ को और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह से बात करके उसने फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। किसने? सैयद बंधुओं ने। अब आप देखिएगा कि कैसी विकट परिस्थिति है कि सैयद बंधुओं ने ही फर्रुखसियर को क्या बनाया? बादशाह। लेकिन आगे चलकर फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं ने ही मरवा दिया, हत्या करवा दी उसकी। क्यों? क्योंकि सैयद बंधुओं के खिलाफ वह षड्यंत्र करने लग गया। तो यह प्रश्न बनता है कि किसके सहयोग से सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या की थी? तो वो थे मराठा के पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह। ठीक, इन दोनों ने 1719 में फर्रुखसियर की हत्या कर दी। सैयद बंधुओं ने हत्या करवाई थी, इसे एक उपाधि दी गई थी घृणित कायर की। ठीक, अब यहां से आपको रोल मिलेगा किसका? सैयद बंधुओं का, जिन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। जैसे ही किसकी हत्या होती है? फर्रुखसियर की हत्या हो जाती है। उसके बाद अब भाई ये वजीर और मीर बख्शी के पोस्ट पर थे, तो ये फिर से अपना कोई पपेट बिठाएंगे, कठपुतली नवाब बनाएंगे ये लोग भी। तो उन्होंने क्या किया कि रफीउद दर्जात को इन्होंने क्या किया? बादशाह घोषित किया। लेकिन बीमारी की वजह से 3 वर्ष शासन करके यह मर जाता है। जैसे ही रफीउद दर्जात की मृत्यु होती है, रफीउद दौला को यह लोग शासक बनाते हैं। वह भी 2 से 3 महीने तक शासन करता है और उसकी भी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये जो रफीउद दौला था यह अफीम का बहुत ज्यादा आदी था, तो अफीम की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब 3 नवाब बैक टू बैक मर जाते हैं या 3 बादशाह, तो इन्होंने क्या किया? रफीउद दौला के पुत्र रोशन अख्तर को इन्होंने क्या किया?
बादशाह बनाया, आगे चल के जो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है, 1719 से 1748 ईस्वी तक शासन करता है। इसका टाइम पीरियड उत्तर मुगल काल में सबसे ज्यादा है, लेकिन इसी के समय में मुगल वंश का पतन बहुत तीव्र गति से हो जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि जो सैयद बंधु थे, इन्होंने कितने 4 बादशाह बनाए, चारों यहीं पर हैं। पहला फर्रुखसियर, दूसरा रफीउद्दर्जात, तीसरा रफीउद्दौला और चौथा रोशन अख्तर। ठीक, मोहम्मद शाह रंगीला इनका चौथा बादशाह था। अब मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही सैयद बंधुओं की हत्या कर दी जाएगी। कैसे? मुगल साम्राज्य का तीव्र पतन शुरू हो जाता है। इसने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। यह पॉइंट याद रखिएगा, मैं कई बार रिपीट किया हूं कि जजिया कर को पूरी तरह से भारत में किसने समाप्त किया था? तो वह था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, चलिए होता क्या है, चिनकिलिज खां नाम का एक व्यक्ति था, इसने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। मोहम्मद शाह रंगीला को उसने भड़काया। चिनकिलिज खां अब आगे चल के बहुत बड़ा नाम बनने वाला है, क्योंकि इसी चिनकिलिज खान का नाम क्या है? निजामुल मुल्क आसफ जाह, जो हैदराबाद का नवाब बनता है। ठीक, चिनकिलिज खान ने क्या किया कि अगर ये सैयद बंधु रह गए तो ये मोहम्मद शाह रंगीला प्रतापी होता रहेगा, या वे इसके मृत्यु के बाद अपना कोई और पपेट बिठा के और यहाँ प्रशासन करते रहेंगे। तो उसने क्या किया, मोहम्मद शाह रंगीला को भड़काया उनके खिलाफ और उन दोनों भाइयों की हत्या करवा दी। तो इस तरह से 4 बादशाह उन्होंने बनाया, और जिस बादशाह को इन्होंने लास्ट में बनाया, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला को, तो उसी ने इनकी हत्या करवा दी। आगे बढ़ते हैं, जजिया कर को इसने समाप्त किया। मुगल साम्राज्य का तीव्र पतन मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि इसी के समय में बंगाल को मुर्शीद कुली खां आजाद करवा लेता है, अवध को शहादत खां बुरहान मुल्क आजाद करवा लेता है, और हैदराबाद को निजामुल मुल्क आसफ जाह, और भरतपुर में चूड़ामन और बदन सिंह, ये 4 जो महत्वपूर्ण प्रांत थे, ये चारों आजाद हो जाते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो जायज सी बात है कि उसकी शाखाएं टूट के बिखरेंगी। अब मुगल वंश की पतन बुरी तरह से होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब यहाँ उन बादशाहों का बहुत ज्यादा प्रभुत्व नहीं मिलता है। आगे चल के आप देखेंगे कि इसी के समय जब नादिर शाह का अटैक होता है, नादिर शाह दिल्ली को पूरी तरह से लूट लेता है। जब दिल्ली को नादिर शाह लूट लेता है तो यहाँ की प्रजा में भी यह भय व्याप्त हो जाता है कि अब तो मुगल बादशाह उतने प्रभुत्वशाली नहीं रहे, क्योंकि बाहर का कोई व्यक्ति आकर यहाँ अटैक कर रहा है और पूरी तरह से साम्राज्य की राजधानी को तहस नहस कर दिया। बादशाह कुछ नहीं कर पाया। तो इसकी मुगल वंश की कमजोरी का पता भी लगता है। इस वजह से ये चारों प्रांत क्या होते हैं, अपने आप को आजाद घोषित कर देते हैं। बंगाल, अवध, हैदराबाद, भरतपुर किसने आजाद करवाया? इनका नाम याद रखेंगे, क्योंकि यूपीएससी में प्रश्न बनता है। नादिर शाह का अटैक होता है, फिर नादिर शाह का जो उत्तराधिकारी है अहमद शाह अब्दाली, यह भी अटैक करता है। आप सबको पता है, नादिर शाह ने अटैक करके यहाँ से तख्ते ताउस भी लेकर चला गया, कोहिनूर हीरा भी लेकर चला गया, बहुत सारी चीजें उसने लूटपाट की थी। ठीक, उसके बाद अहमद शाह क्या बनता है? शासक बनता है। जो कौन था? रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला का ही एक पुत्र था। इसके नाम के आगे रंगीला क्यों लगाया आप सबको पता है ना? बहुत अयाश टाइप का था यह, मतलब बहुत ज्यादा गलत काम में व्यस्त रहता था, सत्ता पर यह ध्यान नहीं देता था। इसी वजह से मुगल वंश का पतन इसके टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा होता है। ठीक, उसके बाद अहमद शाह आता है, शासक बनता है, जो मोहम्मद शाह रंगीला का पुत्र रहता है। 1748 से 54 तक शासन करता है। इसके टाइम पीरियड को अब्दाली के आक्रमण का काल कहा जाता है, क्योंकि हमेशा यह अब्दाली से ही युद्ध करता रह जाता है। लेकिन यह जो पुत्र था, एक हिंदू महिला का पुत्र था। मोहम्मद शाह रंगीला यश प्रकृति का था, मैंने आप लोगों को बताया। तो एक नर्तकी थी, जिस नर्तकी का नाम उधम बाई था, उससे इसकी उत्पत्ति हुई थी। किसकी? अहमद शाह की। नर्तकी से संबंध था किसका? मोहम्मद शाह रंगीला का। उसी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा अहमद शाह। तो मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु के बाद अहमद शाह बादशाह बनता है, शासक बनता है। तो जिसकी माता कौन थी? उधम बाई। इसे किबला-ए आलम की उपाधि प्राप्त थी, यह भी नोट कर लीजिएगा। तो यहां राजमाता का प्रभुत्व आ जाता है। क्या होता है कि यह जो अहमद शाह है, यह उतना प्रभुत्वशाली नहीं रहता है। इसकी माँ जो होती है, हिंदू माँ नर्तकी रहती है, उधम बाई, राजमाता के रूप में किबला-ए आलम की उपाधि लेकर वह सत्ता को संभाल लेती है। उसने क्या किया कि हिंजड़ों का एक सरदार था जिसे जावेद खां कहा जाता था, इसे नवाब की उपाधि देकर इसने बहुत बड़ा पद दे दिया था। तो कहीं ना कहीं यह भी प्रश्न आप लोगों से बनता है कि मुगल वंश में
कब महिलाओं का या फिर राजमाता का और हिजड़ों का शासन चल रहा था, तो वह था अहमद शाह के टाइम पीरियड का 1748 से 54 के बीच का। ठीक, उसके बाद एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है। जैसे आपने देखा जुल्फिकार खां जो ईरानी दल का नेता था, उसने क्या किया था, तो उसने बहादुर शाह प्रथम की हत्या करवाई थी। उसके बाद सैयद बंधु आते हैं जो हिंदुस्तानी दल के नेता थे, 4 पपेट अपने बिठाते हैं। उसके बाद अब यहाँ एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है, इमाद उल मुल्क की। इमाद उल मुल्क नाम का व्यक्ति आता है जो अपने आप को वजीर के पद पर क्या करवाता है, प्रतिस्थापित करवा लेता है। उस समय सफदर जंग नाम का एक व्यक्ति था जो वजीर के पोस्ट पर था अहमद शाह के टाइम पीरियड में, लेकिन इमादुल मुल्क आता है और सफदर जंग को हटाकर खुद वजीर के पोस्ट पर बैठ जाता है। अब यहां से इमादुल मुल्क गेम खेलना शुरू कर देगा। होता क्या है, 1754 ईस्वी में मल्हार राव जी से सहयोग लेकर इसने किसकी, अहमद शाह की हत्या करवा दी। अब आप लोग देखिए कि इसी के टाइम पीरियड में आता है कौन, इमादुल मुल्क, लेकिन 1754 में मल्हार राव जो एक क्या थे, मराठा थे, उनके सहयोग से इसने अहमद शाह की हत्या करवा दी और अपने एक पपेट को गद्दी पर बिठाया जिसका नाम पड़ा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय क्यों कहते हैं सर, क्योंकि आप सबको पता है कि आलमगीर की उपाधि औरंगजेब को दी गई थी। ठीक, 1754 से 1759 तक यह शासन करता है। ठीक है, जब भारत में प्लासी का युद्ध होता है 1757 का, तो उसी समय यह दिल्ली का बादशाह रहता है। तो आप सबको पता है प्लासी के युद्ध में दिल्ली के बादशाह या फिर मुगल वंश के बादशाह से कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया था। तो ये नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध जब हुआ 1757 में, तो उस समय मुगल बादशाह कौन था। जब बक्सर का युद्ध होगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, शाह आलम द्वितीय भागीदारी भी करता है, पार्टिसिपेट भी करता है, जिसमें वह पराजित हो जाता है। ठीक, लेकिन जब प्लासी का युद्ध 1757 में होता है तो आलमगीर द्वितीय जो होता है वह सत्ता पर रहता है, लेकिन वह युद्ध से मतलब नहीं रखता है। ठीक, 1759 में इमादुल मुल्क ने इसकी हत्या करवा दी। देखिए हो क्या रहा है कि जो व्यक्ति बादशाह बना रहा है वही आगे चल के हत्या भी करवा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब कोई बादशाह बन जाता है ना तो उस अहमियत को नहीं समझता, और जिस व्यक्ति द्वारा वह बादशाह बनाया गया है उसी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगता है, तो व्यक्ति उसकी हत्या करवा देता है। इसकी हत्या करवा के उसने शाहजहां द्वितीय को बादशाह बनाया। शाहजहां द्वितीय क्यों, आप सबको पता है शाहजहां द्वितीय को इसने क्या किया, बादशाह के रूप में स्थापित करवाया। ठीक, लेकिन अब यहां से एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जब इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी और इसने अपने अगले पपेट शाहजहां द्वितीय को बादशाह बनाया, उसी समय जो आलमगीर द्वितीय था इसका एक पुत्र था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने बिहार में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। देखिए इसने तो दिल्ली में एक खेल खेला, इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या करके या फिर हत्या करवा के एक अगले पपेट शाहजहां द्वितीय को दिल्ली में गद्दी पर बिठाया, लेकिन आलमगीर के पुत्र शाह आलम द्वितीय को जब यह पता लगता है कि मेरे पिता की हत्या कर दी गई है, तो उत्तराधिकार के लिए वह क्या करता है, अपने आप को बिहार में भारत का बादशाह मुगल वंश का घोषित कर देता है। लेकिन इमादुल मुल्क की वजह से यहां दिल्ली भी नहीं आता बहुत दिनों तक। तो 1759 से 1806 ईस्वी तक शाह आलम द्वितीय शासन करता है। यूपीएससी ऐसे प्रश्न बनाता है कि मुगल वंश का वह कौन सा टाइम पीरियड है जब आपको 2 मुगल बादशाह एक साथ देखने को मिलते हैं, तो वह है 1759 का टाइम पीरियड, जब शाहजहां द्वितीय और शाह आलम द्वितीय एक साथ बादशाह के पोस्ट पर रहते हैं। ठीक, चलिए 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल वंश का शासक शाह आलम द्वितीय एक तरफ से लड़ते हैं। और युद्ध किससे होता है, अंग्रेजों से, जिसमें अंग्रेज पूरी तरह से बक्सर के युद्ध को जीत लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई दोनों में जब अंग्रेज विजयी हो जाते हैं तो वहीं से भारत में आधुनिक भारत का काल शुरू हो जाता है। अंग्रेज सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हो जाती है।
ठीक है। तो जब ये बक्सर के युद्ध में तीनों एक साथ लड़ते हैं और पराजित हो जाते हैं तो अंग्रेजों को हौसला मिलता है और पूरे भारतवर्ष पर वह कब्जा करते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। यह संधि पूछी जाती है कि इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी किसके मध्य हुई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुई थी, जिसमें यह कहा गया कि अब जो सम्राट है मुगल वंश का अर्थात शाह आलम द्वितीय अब एक पेंशन भोगी बनके अंग्रेजों के अंडर में रहेगा। अब आप देखिए कि इस इतने बड़े मुगल साम्राज्य जिसका लोहा पहले विदेशों के लोग भी मानते थे, डरते थे भारत में प्रवेश करने की वजह से, आज उसके बादशाह की यह कंडीशन हो गई है कि बाहर की एक कंपनी यहां पर आकर उसे पेंशन दे रही है। ये सारी बातें सोचने के लिए हैं। ठीक, 1772 में दिल्ली पर अधिकार होता है फिर से किसका, देखिए क्या होता है। 1765 में इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा करता है कौन, शाह आलम द्वितीय। लेकिन यह पेंशन भोगी तो बन गया, यह चीज आपको कोई नहीं बताएगा कि 1772 ईस्वी में एक बार फिर से महादजी सिंधिया के सहयोग से शाह आलम द्वितीय दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। शाह आलम द्वितीय 1772 में फिर से दिल्ली पर अधिकार करता है। उस समय तक अंग्रेजों का अधिकार दिल्ली पर नहीं था, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो किसने, शाह आलम द्वितीय ने महादजी सिंधिया के सहयोग से 1772 में फिर से दिल्ली का शासक बन गया, जो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करके केवल एक पेंशन भोगी बना था। उसके बाद क्या होता है कि 1803 का टाइम पीरियड आता है। आप सबको याद होगा कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना पूरी तरह से अधिकार कर लिया। 1803 में अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया। यह प्रश्न भी बनता है कि किस मुगल बादशाह के टाइम पीरियड में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया था सॉरी, तो वह था शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड। ठीक, उसके बाद अकबर शाह द्वितीय आता है 1806 से 1837 ईस्वी तक। इसका विस्तार सिर्फ लाल किले तक ही सीमित हो जाता है, क्योंकि यह मुगल बादशाह था कैसा, अंग्रेजों के सहयोग से बनाया गया बादशाह था, तो केवल लाल किला तक ही इसकी सत्ता सीमित रही। इसने एक बहुत बड़ा काम किया था कि इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। आप लोगों ने यहां पर देखा था क्या कि आमेर के राजा जय सिंह को जहांदार शाह ने मिर्जा राजा की उपाधि दी, लेकिन राम मोहन राय को पहले केवल राम मोहन राय ही कहा जाता था, अब उन्हें राजा राम मोहन राय कहा जाता है। तो इन्हें जो राजा की उपाधि दी गई थी अकबर शाह द्वितीय ने दी थी। ठीक है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, आप लोग पढ़ते हैं ना, राजा राम मोहन राय, तो राजा की उपाधि दी थी अकबर शाह द्वितीय ने। क्यों दिया था सर, ये जो राम मोहन राय थे कई भाषाओं के ज्ञाता थे, तो अकबर द्वितीय ने इन्हें अपना दूत बनाकर भेजा था ब्रिटिश में, तो इसने उन्हें राजा की उपाधि देकर यहां से भेजा था। तो यह प्रश्न यूपीएससी पूछता है आपसे कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी, तो वह था अकबर शाह द्वितीय। उत्तर मुगल काल का यह 10वां शासक था। उसके बाद अंतिम और 11वां शासक आता है मुगल वंश का, उत्तर मुगल काल का, जिसका नाम क्या है, बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। आप लोग देखेंगे कि 1707 में जाजऊ के युद्ध में जीतकर मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से गद्दी संभालता है। तो उत्तर मुगल काल की शुरुआत बहादुर शाह प्रथम से होती है और समाप्ति बहादुर शाह द्वितीय से होती है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, यह 1837 में शासक बनता है, 1857 ईस्वी तक शासन करता है। आप सबको पता है 1857 की महान क्रांति होती है, जिसे कहा जाता है भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष भी बोला जाता है। तो उस समय तक बहादुर शाह द्वितीय शासक रहता है, नाम मात्र का शासक रहता है। आप सबको पता है कि जब उत्तर मुगल काल का टाइम पीरियड शुरू होता है तो जो मुगल थे, जो बादशाह थे, इनका क्षेत्र दिल्ली के कुछ अगल बगल के क्षेत्रों तक ही रह जाता है। आगे चलकर टाइम पीरियड ऐसा आता है जब ये लोग पेंशन भोगी बनते हैं अकबर शाह द्वितीय की तरफ, तो इनका जो सत्ता का कार्यभार है केवल लाल किले तक सिमट के रह जाता है। आगे चल के बहादुर शाह जफर को लाल किले से भी हटाकर रंगून भेज दिया जाता है और वहीं रंगून में 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों होता है ऐसा सर? जो बहादुर शाह द्वितीय था बहुत शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति था, बूढ़ा बादशाह था। तो जब 1857 की क्रांति होती है तो जो क्रांतिकारी नेता थे वो दिल्ली आते हैं लाल किला में, और इसे न चाहते हुए भी क्या करते हैं
कि उस क्रांति का मुखिया बना देते हैं। यह मना करता है कि मुझे आपकी क्रांति में नहीं पढ़ना है, फिर भी उन लोगों ने क्या किया कि इसे मुखिया घोषित कर दिया और इसी वजह से अंग्रेजों ने इसे सजा दी और रंगून भेज दिया। रंगून आज का जो म्यांमार है, पहले उसे बर्मा बोला जाता था, वहीं पर रंगून है। रंगून की कैद में इसे बंद कर दिया जाता है और 1862 ईस्वी में इसकी पूरी तरह से मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इतना प्रतापी मुगल वंश 1857 में पूरी तरह से गिरते पड़ते पहुंचता है और वहां पर इसकी पूरी तरह से समाप्ति हो जाती है। तो सर क्या बहादुर शाह जफर के पुत्र नहीं थे? 2 पुत्र थे। इन दोनों पुत्रों को अंग्रेजों ने इसके सामने गोली मार दी थी। तो इस तरह से उन्होंने मुगल वंश को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो उम्मीद है कि मुगल वंश का पतन और उत्तर मुगल काल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आप लोगों के समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि इससे भी और सही तरीके से आप लोगों को कहीं पर मिल सकता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी पॉइंट आपका रह गया है तो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कोशिश मैंने की है कि सारे पॉइंट आप लोगों का क्लियर कर सकूं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश रहेगी कि अगला वीडियो आप लोगों को मैथ का मिले, जो परसेंटेज का पार्ट 2 अभी तक बचा है। उसके बाद रीजनिंग भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी, आप लोग सहयोग करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें इसी तरह।